हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अलावा क्या और कोई ऑप्शन नहीं है? क्या मैं इन सर्जरी के बिना अपना काम नहीं चला सकता हूँ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो जो बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर देवाशीष चंद्र। मैं हूँ एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या और कोई ऑप्शन है हिप या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के अलावा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो है सर्जरी के लिए रेडी नहीं होते और उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके सर्जरी करा दी जाती है, या बहुत सारे पीयर प्रेशर से या घर वालों के प्रेशर से पेशेंट सर्जरी करा लेते हैं और अल्टीमेटली वो अपनी सर्जरी से खुश नहीं होते। मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जो है पेशेंट्स के अंदर ही छुपा हुआ है। पेशेंट्स को खुद सोचना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ ज़रूरी है। अगर मैं रेडी नहीं हूँ सर्जरी के लिए तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर सर्जरी। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम हिप एंड नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकते हैं? सबसे पहला चीज़ है, आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपके घुटने या कूल्हे या हिप या नी जो है घिस गए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिक हो चुके हैं, पेनफुल हो चुके हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है क्योंकि मुझे चलने से पेन होता है, तो आप चलना नहीं रोकिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पेशेंट के पेन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ देखी है कि पेशेंट्स चलना फिरना या एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ करेंगे तो पेन होगा तो उन्हें पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ेगी और पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट सबको पता है, इसलिए कोई पेन किलर नहीं लेके बिना काम किए अपना काम चला लेते हैं। आप ये चीज़ समझिए, अगर मैंने घुटने ख़राब हो गए हैं ये या कूल्हे ख़राब हो गए हैं, इट इज़ लाइक गाड़ी के टायर घिस गए हैं और मैंने गाड़ी चलानी बंद कर दी है, तो गाड़ी जो है कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगी जब तक हम बदलने की स्टेट पे आएंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि आप हिप या नी रिप्लेसमेंट अगर नहीं कराने हैं बट आपको पेन है तो आप कैसे पेन मैनेजमेंट करें, बट एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ना रोकें। तो मैं पहली चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको पेन हो रहा है चलने से, जैसे कि कुछ लोग 30 या 40 मिनट चलने से दर्द होता है, तो आप 15 से 20 मिनट चलें, 2 बार डिवाइड कर लीजिए। वॉकिंग को बंद नहीं करना है, ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, क्योंकि जैसे ही वॉकिंग बंद करेंगे बोन्स की क्वालिटी मतलब बोन डेंसिटी कम होने शुरू हो जाएगी, मसल लॉस होने लग जाएगा और आर्थराइटिस और ट्रिगर हो जाएगा, धीरे धीरे आप बेड रिटर्न हो जाएंगे। तो चलना बिल्कुल भी ना बंद करें। नाउ, चलने के साथ आपको डिसबैलेंस हो रहा है तो स्टिक रख लीजिए। स्टिक रखने से आपका स्टेबिलिटी बेटर हो जाएगा, गिरेंगे नहीं, और स्टिक रखने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नंबर 2, आपको स्टिक के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि घुटने घिस गए हैं, घुटने के अंदर कार्टिलेज या चिकनाई होती है, हिप के अंदर चिकनाई होती है, चिकनाई घिस गई है, तो शॉक एब्जॉर्बर लगाने की ज़रूरत है। स्पोर्ट शूज़ सबसे पहला काम करिए, रेगुलर सैंडल्स को हटा दीजिए, हार्ड सैंडल्स को हटा दीजिए और कंफर्टेबल मोस्ट सैंडल्स ले लीजिए, कंफर्टेबल मोस्ट शूज़ ले लीजिए। जैसे स्केचर्स के आर्च सपोर्ट आते हैं, एसेक्स कंपनी के जेल कियानो शूज़ आते हैं, आप क्रॉक्स के सैंडल पहन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही कुशनी है, बहुत ही सॉफ्ट है, उन चीज़ों को पहन के आप वॉक करना शुरू करिए, जिससे आपकी एक्टिविटीज़ बेटर हो जाएंगी। नाउ, फर्स्ट इज़ वॉकिंग, नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड थर्ड इज़ योर फुटवेयर। इन तीनों चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा आराम पा सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट करेंगे। नाउ, वॉकिंग इज़ क्रिएटिंग पेन। अब आता है अगली चीज़ कि लोगों को पेन हो रहा है फिर भी, कि उन्होंने 40 मिनट की जगह वो 20 मिनट सुबह शाम चल रहे हैं मगर फिर भी दर्द आ रहा है। तो क्या करना है, चलने के बाद आपने उसके ऊपर आइसिंग करनी है, घुटने के ऊपर। क्यों आइसिंग करनी है, क्यों गर्म नहीं करना है, ये मैं बता देता हूँ। फ्रिक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, जैसे कि हम किसी चीज़ को अगर पीसते हैं, जैसे आटा पीसते हैं तो गर्म हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। तो चिकनाई अगर नहीं है तो हड्डी हड्डी को घिस रही है, वार्मथ क्रिएट होगी, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा, उसको सबसाइड करने के लिए आइसिंग करना शुरू कर दीजिए नी के ऊपर। आप आइसिंग दिन में 4, 5, 6 बार कर सकते हैं। गर्मी ठंड कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी सीज़न में इसको कर सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद बर्निंग भी हो सकती है। आइस बर्न ना हो, आइस बर्न होने से इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। सो आइसिंग हेल्प्स। नाउ, व्हाट ऑल मेडिसिन यू कैन टेक। आप पेन किलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको पेन किलर के बारे में बिल्कुल नहीं पता है तो NSAIDs ना लें। वोवरॉन, एटोरिकॉक्से, पायरोक्सिकैम, ये बहुत सारे पेन किलर्स आते हैं, ये सारी ना लेके आप सबसे पहला चीज़ जो है डोलो 650 या क्रोसिन 650, जैसे कि पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम पेन के लिए सेफ़ है। ये इवन बच्चों को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को भी दे सकते हैं, तो बूढ़ों को भी दे सकते हैं। ये ऐसी पेन किलर है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा पेन होता है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए विटामिन डी इंटेक बढ़ा दीजिए, कैल्शियम डाइट को बढ़ा दीजिए एंड प्रोटीन इंटेक को बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कितना लेना चाहिए, जैसे आपकी
बोन बॉडी वेट अगर आपका 60 किलो है तो 60 ग्राम से लेके 80 ग्राम प्रोटीन तक डेली आप लेना शुरू करिए। प्रोटीन से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बोन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आप जितने बोन स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा आपके कार्टिलेज को हेल्प मिलेगा। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस को स्टार्ट कर दे। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस का मतलब है नी के अराउंड या हिप के अराउंड जो मसल्स है उनको बिल्डअप कर ले। क्यों ज़रूरी है मैं समझाने के लिए समझाता हूँ। चेयर एक है जिसका टायर जो है जाम हो गया है, उस चेयर को आपको मूव करने में मेहनत लगेगी। एक पतला आदमी अगर उस जाम चेयर के ऊपर बैठेगा तो हो सकता है चेयर को बिल्कुल भी ना हिला पा रहा हो, और एक स्ट्रॉन्ग मैन बैठा हो तो उसी जाम टायर के साथ चेयर को बढ़िया से मूव कर रहा हो। इसी तरह हमारे घुटने या हिप जब स्टिफ हो गए तो आप अगर एक्सरसाइजेस करेंगे हिप के अराउंड की, नी के अराउंड की एंड बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हो सकता है इनके साथ और भी बेटर आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ही डिफाइंड है और इनके साथ आपको फ़ायदा मिलेगा, इन सबको करिए। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। लुब्रिकेटिंग जेल के इंजेक्शंस आ जाते हैं जो कि आप डॉक्टर से मिलकर बात कर सकते हो। PRP के इंजेक्शंस आ जाते हैं। कुछ कोलाजन सप्लीमेंट्स और कार्टिलेज सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं। कुछ ओवर द काउंटर भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप सेफली ले सकते हैं, बट अपने मेडिकल इश्यूज़ को एक बार डॉक्टर से डिस्कस करके उसके बाद आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। पॉइंट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अपने पैसे वेस्ट ना करें ऑन फॉल्स क्लेम कि आपके घुटने एकदम सही हो जाएंगे, एकदम ख़राब एक्सरे से एकदम बढ़िया एक्सरे हिप का हो जाएगा या नी का हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे कोई जादूगरी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे में पेशेंट बहुत सारे लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स में, बाद में पता चलता है उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो रेदर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उस पर टिके रहें। स्टेम सेल थेरेपी से किसी भी ख़राब कार्टिलेज को आप ग्रो नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप एक पर्टिकुलर स्टेज पे हैं। तो स्टेम सेल थेरेपी अभी भी इवॉल्विंग स्टेज पे है। मुझे लगता है उस पर पैसे वेस्ट ना करें। ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट पे पैसे वेस्ट ना करें जो कि US FDA या डॉक्टर्स के एसोसिएशन के थ्रू डायरेक्टली अप्रूव ना हो, या मेडिकली ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे किसी स्टेटस में ना मिल रही हो। जैसे पबमेड सर्च में आप ढूंढ सकते हैं कि क्या ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है नई रिसर्च में। तो ये सब देखने के बाद ही उन ट्रीटमेंट पर पैसा वेस्ट करें। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज पे ही सिर्फ इन चीज़ों पे ना जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सर्जरी के पैसे के चक्कर में इतना खर्चा होगा, उससे ज़्यादा खर्चा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में करा चुके होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको आप करेंगे तो उनको डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, और इससे आपकी सर्जरी 1-2 साल से लेके 8 से 10 साल तक रोकी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर इट।